यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी लस्ट स्टोरी 2 को। ये मूवी एक एंथोलॉजी मूवी है। एंथोलॉजी का मतलब होता है अगर किसी मूवी या फिर वेब सीरीज के अंदर एक से ज्यादा स्टोरी हो और इन स्टोरी का कनेक्शन एक दूसरे से न हो, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ये मूवी एक एंथोलॉजी है और इस मूवी के अंदर 4 स्टोरीज है। मूवी की पहली स्टोरी के शुरुआत में हम लोग विजय वर्मा को देख पाते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शहर जा रहा होता है। रास्ते के बीच विजय उसे वीडियो कॉल पे बात भी कर रहा होता है। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो बॉस इसका ससुर भी है। तभी हम लोग को मालूम पड़ता है कि विजय इनके कंपनी का सीईओ है, मगर अब विजय को हाल ही में जरूरी मीटिंग की वजह से उसे वापस जाना पड़ेगा। विजय यहाँ पर काफी देर तक झगड़ा करता है और कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, मगर बाद में उसे वापस जाना ही पड़ता है। पहले वो अपनी बीबी के पास कॉल करता है और उसकी बीबी भी उसी ऑफिस में काम करती है। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि विजय शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड निशा से बात कर रहा होता है तभी उसका कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में तो विजय को कुछ नहीं हुआ था, मगर इसकी कार पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। अब विजय को इस कार को बहुत जल्द से जल्द ठीक करानी होगी, क्योंकि इसे अपने कंपनी के एक अर्जेंट मीटिंग में जानी है। यहाँ पर इसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था, इसीलिए वहाँ एक साइकिल वाला से मदद मांगता है। साइकिल वाला इसे मैकेनिक के दुकान पर लाकर छोड़ देता है। विजय मैकेनिक को सबसे पहले अपने गाड़ी का पता बताता है। यहाँ पर वो कॉल से बात करना चाहता था, मगर यहाँ पर जो टेलीफोन लगे हुए हैं वो 2 महीनों से बंद पड़ा है। विजय कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप पे जाता है, जहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में गाने की आवाज आ रही होती है। जब वहाँ अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर एक टीचर बच्चों को सॉन्ग सिखा रही है। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जो लड़की गाने सिखा रही है, इस लड़की का नाम शांति है। मगर तभी शांति विजय को ऐसे देखती है जैसे कि मानो ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। शांति अपना काम खत्म कर घर जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे विजय भी चला आता है। शांति के घर पास ही में थे। विजय शांति को कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? आज से 10 साल पहले तुम मेरी पत्नी हुआ करती थी। विजय कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इस दुनिया से चली गई। शांति विजय की बातों को अनसुना करने की कोशिश करती है और वो अपने घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन विजय किसी भी तरह कर उसे रोकने की कोशिश करता है। और इसी बीच विजय के हाथ में जो कॉफी थी वो शांति के ऊपर गिर जाती है। विजय शांति से माफी मांगता है। तभी यहाँ पर समीर नाम का पुलिस वाला चला आता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर समीर को लगा था कि ये शांति को परेशान कर रहा है। वह शांति से पूछता है, क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? जिस पर शांति कहती है कि मैं इस आदमी को पहले से ही जानती हूँ, इसलिए ये मुझे परेशान नहीं कर रहा था। यहाँ पर शांति विजय से कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। इंस्पेक्टर भी विजय से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। शांति विजय को घर के अंदर लाती है और ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं। विजय ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शांति इन 10 सालों में कहाँ पर थी। फिलहाल तो शांति विजय को कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ 10 सालों में बहुत कुछ झेली थी। मगर वहाँ फिर भी कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, नहा कर आती हूँ तो मैं तुमसे बात करती हूँ। अब शांति जब नहा रही होती है तो विजय बाहर से दरवाजे पे खड़ा होकर झाँक कर देख रहा था और कहीं न कहीं इस वाकया को शांति ने नोटिस कर ली थी कि विजय मुझे बाहर से झाँक कर देखने की कोशिश कर रहा है। बाहर आने पर शांति विजय को सब कुछ बताने के लिए तैयार थी। वह विजय को सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं नर्सिंग हॉस्पिटल में थी और मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैं घर की तरफ आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जो कि पता पूछ रहा था और वहीं पे एक कार खड़ी थी जिसके अंदर उसकी प्रेग्नेंट बीवी थी। इसीलिए शांति को लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मगर ये सब एक चाल थी शांति को किडनैप करने की। मगर शांति इनसे लड़ झगड़ कर किसी भी तरह कर यहाँ से भाग निकलती है। तब से शांति का कॉन्टेक्ट उस जगह से नहीं रहा। विजय शांति को कहता है कि तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? शांति कहती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी और मैं इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब इन्हीं बातों ही बातों में इन दोनों की दूरियां खत्म होती जा रही थी, मगर शांति खुद को कंट्रोल कर दूर जाकर बातें करने लगती है। शांति यहाँ पर विजय से पूछती है कि आखिर तुमने 10 सालों में क्या किया? विजय बताता है कि मैंने अनीता से शादी कर ली, जो कि हमारी क्लासमेट थी, हमारे 2 बच्चे भी हैं। शांति कहती है तुम तो कुछ करते ही नहीं थे। जिस पर विजय कहता है कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ। शांति कहती है कि तुम्हें अनीता क्लास की समय से ही पसंद करती थी। शांति कहती है कभी कभी तो मुझे अनीता से जलन भी होती थी। तभी शांति को याद आता है कि मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था वो कहीं न कहीं अनीता ने ही मुझ पे करवाए थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इस बारे में किसी को नहीं मालूम था। और जब मैंने टेस्ट किट से चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने टेस्ट किट बाथरूम में ही छोड़ दिया और उस टेस्ट किट को अनीता ने देख ली थी। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चाल अनीता ने चली होगी ताकि वो मुझे रास्ते से हटा सके और वो तुम्हारे साथ खुशी से रह सके। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विजय को भी लगने लगता है कि शायद अनीता ने ही ऐसा किया होगा।
अब ये दोनों बातें ही बातों में काफी करीब आ जाते हैं और इस बार शांति खुद को रोक नहीं पाती, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर शांति विजय से कहती है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जिस पर विजय कहता है कि नहीं, इस बार तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम रेड ब्लू टेस्ट किट से चेक कर लेना। तभी शांति को याद आता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम, क्योंकि रेड ब्लू टेस्ट किट कनाडा से मेरे दोस्त ने लेकर आई थी, जो कि अब बंद हो चुकी है और इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था। अब यहाँ पर शांति को सब कुछ समझ आ चुका होता है कि मेरे ऊपर जो अटैक करवाया था वो अनीता ने नहीं बल्कि विजय ने करवाया था, ताकि विजय अनीता के फादर की कंपनी का सीईओ बन सके, और विजय का ये बचपन से सपना था। अब यहाँ पर विजय का सच पूरी तरह से शांति के सामने आ चुका होता है। अब विजय के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह शांति को मुंह को दबाने लगता है और बेरहमी से शांति की जान को ले लेता है। अब विजय यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही विजय घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी वहीं पुलिस वाला को देख पाता है, जो शांति के घर के पास खड़ा था। पुलिस वाला को लगता है कि शांति मैडम शायद घर पे नहीं है, इसीलिए वहां जाने लगता है। लेकिन तभी घर के अंदर मौजूद विजय के हाथों से गलती से एक प्लेट टूट जाती है, जिसकी आवाज बाहर पुलिस इंस्पेक्टर ने सुन ली थी। अब वहाँ डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर इस घर के दरवाजे को खोलने लगता है। अब विजय काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि पुलिस वाला कुछ ही पल के अंदर अब घर के अंदर आने वाला है। अब विजय के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वहाँ खिड़की से बाहर छलांग लगाता है और दौड़कर भागने लगता है। और वहाँ भागते भागते उस जगह पे आता है। वहाँ देखता है कि एक कार की बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और उस कार के अंदर एक आदमी की डेथ बॉडी पड़ी हुई है। दो लोग उस आदमी की डेथ बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसे जमीन पे लिटाते हैं। जैसे ही विजय उस डेथ बॉडी के चेहरे को देखता है तो वहाँ पूरी तरह शौक में रह जाता है, क्योंकि वो डेथ बॉडी किसी और का नहीं विजय का ही होता है। इसका मतलब ये है कि विजय पहले ही मारा जा चुका था और जो शांति थी वो सिर्फ इसकी कल्पना थी, क्योंकि वो जो कुछ भी शांति के साथ किया था वो सब बस शांति उसे याद दिलाना चाहती थी। शांति यहाँ पर इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी गलती थी, मगर इस बार भी विजय ने शांति का इस्तेमाल ही किया। और इसी के साथ शांति और विजय की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। दूसरी कहानी है अर्जुन और वेदा की। अर्जुन और वेदा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बारे में वो अपनी फैमिली को बता दिए हैं और उनकी फैमिली भी शादी के लिए राजी हो गए हैं। शादी की बात को लेकर ये सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। यहाँ पर वेदा और अर्जुन को जो पिता होते हैं वो दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। अब सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वेदा की नानी माँ बोल पड़ती है, क्या तुम दोनों में सेक्स हुआ है? अब ये बातें सुनकर सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि दादी क्या बोल रही है। ये बातें सुनकर अर्जुन और वेदा बाहर चले आते हैं और नानी की बातों पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। यहाँ पर दादी कहती है कि हम लोग गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो शादी करने से पहले क्यों ना हम टेस्ट ड्राइव करें। पता तो करना पड़ेगा कि हमारे लिए सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला एलिजिबल ही ना हो हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे लड़के या फिर हमारी लड़की में कोई खराबी है, बल्कि इस बारे में तो हम फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए। दादी ने तो बहुत ही सीरियस मुद्दे को उठाया था, मगर घर के सारे लोग काफी ज्यादा बेइज्जती फील कर रहे थे, जिससे दादी को ही उठकर यहाँ से जाना पड़ता है। अब रात के वक्त दादी के पास वेदा आती है, कहती है कि आप तो बहुत ही ओपन माइंड के हो, आपने तो सबकी बोलती ही बंद कर दी। यहाँ पर वेदा दादी से काफी हंसी मजाक वाली बातें कर रही थी, लेकिन दादी कहती है कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, हमें जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, हम इस पल को उसके साथ किस तरह बिताए हैं, इस बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब वेदा के माता पिता अर्जुन के माता पिता के पास कॉल करते हैं। वेदा के माता पिता को लगता है कि दादी की बातों को सुनकर अर्जुन के घर वालों को बहुत ही बुरा लगा होगा, लेकिन इनके ऊपर इस बात को लेकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि शादी के बाद तो ये सभी करते हैं। लेकिन दादी की बातों को वेदा और अर्जुन सीरियस ले लिए थे और ये दोनों एक रूम बुक कर दादी की कही गई बातों को करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब रात के वक्त वेदा के माता पिता जब घर आते हैं तो दादी उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर दादी कहती है कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही बोला था, लेकिन इससे वेदा के पिता दादी पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तब दादी कहती है कि एक नजर अपने रिश्ते पर भी डालो, क्योंकि मैं अपने बहुरानी को देखकर समझ गई थी कि वो अपने पति से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। अब अगले दिन वेदा दादी के पास पहुंचती है और कहती है कि हमने वो सब कर लिया है जो आपने कहा था, हम दोनों का अच्छा था और पहली बार था तो मुझे तो ठीक ही लगा और मैं थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ। इसलिए अर्जुन और वेदा कई बार होटल बुक करते हैं और कई बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन पहुँचते हैं दादी के पास, कहते हैं कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम दोनों के बीच सब कुछ सही है। अब ये बातें सुनकर दादी को बहुत ही अच्छा लग रहा था और कुछ दिनों के बाद ही इन दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों की सुहागरात वाली बेड की सजावट दादी करती है, जो कि दादी काफी ज्यादा खुश थी। और इसी के साथ इस मूवी की
सेकंड स्टोरी खत्म होती है। अब तीसरी कहानी है इशिता की, जो कि एक सिंगल औरत है जिसे माइग्रेन है और वो दवाइयाँ भी लेती है। इशिता को बस अपने काम से लेना देना है, बाकी किसी भी चीज से नहीं। इसकी लाइफ में बहुत ही कम लोग हैं। एक मेड है जिसकी नाम सीमा है और एक दोस्त है जिसका नाम समीरा है और ऑफिस के कुछ दोस्त हैं। काम खत्म कर इशिता जब अपने घर पहुंच रही होती है तो वहाँ कॉल पे समीरा से बात कर रही थी। जब वो अपने घर के दरवाजे को खोलती है तो वहाँ अपने मेड सीमा दीदी को देखती है कि वहाँ किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। ये सब कुछ देखकर इशिता पूरी तरह शौक में रह जाती है कि आखिर मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर इशिता पूरी तरह हैरान थी और उनके देखने से पहले ही इशिता घर के बाहर चली आती है और बाहर समीरा को बताती है कि सीमा दीदी मेरे घर के अंदर किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उन सब के बारे में इशिता समीरा को बताती है। अब थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी इशिता के घर से बाहर आता है, जो कि किसी ऑफिस में काम करता है और सीमा दीदी भी लिफ्ट की मदद से नीचे चली जाती है और वहाँ अपने घर चली जाती है। और ये सारी वाकया 3 बजे के आसपास ही हुआ था। अब हैरान होकर इशिता अपने घर के अंदर आती है और उस बेड को देखती है जिस बेड पे अभी अभी कांड हुआ था। अब अगले दिन हम लोग इशिता को देखते हैं, जो कि सीमा दीदी को वहाँ घूर कर देख रही थी। लेकिन यहाँ पर इशिता इनको कुछ नहीं बताई थी कि मैंने तुम दोनों को मेरे ही घर में कांड करते हुए देख लिया था। इशिता की बातों में थोड़ी झिझक तो थी। अब अगले दिन फिर से 3 बजते हैं। अब 3 बजते ही इशिता अपने घर के अंदर चली आती है, जहाँ पर वो आदमी फिर से उसकी मेड सीमा के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ पर इशिता इन दोनों को देखकर पूरी तरह खो जाती है, क्योंकि इशिता की लाइफ में ये सब कुछ कभी भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो इन्हें देखकर एंजॉय कर रही थी। अब धीरे धीरे कर दिन बीतते जाते हैं और इशिता हर दिन 3 बजे अपने घर पे आकर इन दोनों के इंटीमेट सीन को देखती। आगे हम लोग को मालूम पड़ता है कि सीमा के घर पे पर्सनल जगह न होने की वजह से ये सारा कांड इशिता के घर पे करनी पड़ती है। सीमा के घर पे एक ही कमरा है और उसी घर में उनकी पूरी की पूरी फैमिली रहती है और सीमा जिसके साथ इंटीमेट होती है वो कोई और नहीं बल्कि सीमा का पति ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इशिता हर रोज टाइम मिला चुकी थी। वो हर रोज 3 बजे अपने घर पे चली जाती और इन दोनों की लाइव कांड को देखती। लेकिन एक दिन इशिता के घर पे सीमा और उसका पति था। इशिता के आते ही सीमा ने देख ली थी। वह तुरंत अपने पति के पास कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन इशिता के घर पे ही था और उसका पति भी इशिता के घर में ही था। यहाँ पर सीमा को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ। तभी सीमा नोटिस करती है कि इशिता हमें चोरी छिपे देखने की कोशिश कर रही है। इशिता एक कोना पकड़ ली थी इनकी कांड को देखने के लिए और सीमा भी इसे कुछ नहीं कहती। अब सीमा को मालूम है कि हम दोनों की कांड को इशिता आईने की मदद से हमें देख रही है। ऑफिस में भी इशिता 3 बजते ही कोई ना कोई बहाना बना देती है और वह 3 बजे अपने घर पे पहुंच जाती है। पॉपकॉर्न लेती है और घर का कोना पकड़ कर पिक्चर देखना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सीमा और उसका हस्बैंड अचानक से इशिता के सामने चले आते हैं। यहाँ पर इशिता इन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी सीमा इशिता पे चिल्लाने लगती है और कहती है चोरी छिपे एक कपल को इस तरह से देखना गलत बात है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी चिल्ला चपट झगड़े भी होने लगते हैं, क्योंकि इशिता भी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इसीलिए इशिता सीमा को अपने घर के काम से निकाल देती है और अगले दिन किसी दूसरे मेड को हायर कर लेती है। अब जो इशिता के घर पे नई मेड आई थी वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सीमा ने यहाँ से काम क्यों छोड़ी। सीमा ने दूसरे जगह पे काम ढूंढ ली थी, क्योंकि सीमा को भी काम की जरूरत थी। इधर सीमा अपने पति को नहीं बताई थी कि इशिता हमें चोरी छिपे देखा करती थी। इसीलिए सीमा का पति सीमा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि इस बारे में सीमा को अपने पति को बताना चाहिए था। हम दोनों कांड पे कांड किए जा रहे थे और इशिता हमें हर रोज देखते ही जा रही थी। एक दिन सीमा मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाती है तो यहाँ पर मुलाकात होती है इशिता से। इशिता भी यहाँ पर सब्जियाँ ले रही थी। वह सीमा से बात करना चाहती थी। इशिता कहती है कि अगर तुमने मुझे देख लिया था कि मैं तुम्हें हर दिन चोरी छिपे देखा करती हूँ तो तुमने मुझे इस बारे में कहा क्यों नहीं। तो सीमा यहाँ पर कहती है कि मैं क्या बोलती, मुझे तो बस मजा आ रहा था। सीमा इशिता को कहती है कि क्या मैं कल से काम पे आ सकती हूँ, जिस पर इशिता हाँ में जवाब देती है। और इसी के साथ इस मूवी की तीसरी स्टोरी भी यहीं पे खत्म होती है। अब इस मूवी की आखिरी और चौथे स्टोरी की शुरुआत होती है। ये कहानी है दिव्यानी की। दिव्यानी एक हाउसवाइफ है और वो घर के सारे कामों को संभालती है। वहाँ एक बड़े राजघराने में रानी की तरह है और जो उसका राजा यानी कि जो उसका पति है सूरत सिंह, सभी लोग उसे मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। और राजा साहब हर रात अपनी रानी दिव्यानी के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। जिसके बाद हम लोग सूरत सिंह उर्फ मास्टर साहब को देख पाते हैं, यानी कि राजा साहब को, जो कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे होते हैं। वो एक शराबी भी हैं और सारे उल्टे सीधे दुष्कर्म भी करते हैं। उनकी नजर गाँव की जिस लड़की पे पड़ती है वो किसी भी लड़की को भी नहीं छोड़ते। वो एक राजा है, इसीलिए गांव के कोई भी शख्स उनके सामने नहीं बोल पाते। एक दिन उनकी जंगल में उनकी मेड से मुलाकात होती है। राजा साहब के साथ उनका बेटा अंकुश भी था। अंकुश को वहाँ घर भेज देता है और वो मेड को जंगलों में ले जाता है और उसके साथ कांड करता है। घर आने पर अंकुश
अपनी माँ को तो इस बारे में नहीं बताया था, मगर दिव्यानी को अपने पति की हरकतों के बारे में मालूम था। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि अंकुश आगे की पढ़ाई करने के लिए वहाँ इंग्लैंड जाना चाहता है। साथ ही वो अपने साथ अपनी माँ को भी ले जाना चाहता है, मगर दिव्यानी को मालूम है कि मेरी नसीब इसी हवेली में है, वहाँ अपने बेटे के साथ इंग्लैंड नहीं जा सकती। अब अगली रात सूरज सिंह फिर से आते हैं नशे की हालत में धुत, और वहाँ दिव्यानी के साथ फिर से जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। ऐसा बर्ताव दिव्यानी के साथ हर रोज होता था। अगली सुबह दिव्यानी अपनी माँ के पास कॉल लगाती है। दरअसल दिव्यानी की माँ की एक कोठा है और उनकी कोठा ठीक ढंग से नहीं चल रही है, और उसकी माँ की भी तबीयत इन दिनों ठीक से भी नहीं चल रही है। दिव्यानी की माँ कहती है कि हमारे यहाँ एक लड़की है जिसको बीमारी लग गई है और अब वो ठीक ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है। अगले दिन हम लोग राजा जी को देखते हैं जो कि उठ रहे होते हैं, और जैसे ही उनकी अच्छे से आंखें खुलती है तो वहाँ अपने सामने रेखा नाम की मेड को देख पाते हैं जो कि इनके घर पे काम करती है। दरअसल रेखा नई है और वह इनके घर पे आज ही ज्वाइन हुई है, क्योंकि जो मेड इनके घर पे काम करते हैं वो काम छोड़ चुकी है क्योंकि सूरज सिंह के साथ गलत काम करते हैं। जिसके बाद सूरज सिंह के साथ उनका बेटा अंकुश बात कर रहा था। वहाँ अपने पिता से कह रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर सूरज सिंह अंकुश के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रात के वक्त सूरज सिंह शराब के नशे में धुत घर पे पहुँचते हैं, लेकिन नशा इतना ज्यादा था कि वो दूसरे कमरे में गिर पड़कर सो जाते हैं। अब इस वाकया को देखकर दिव्यानी पहली बार काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पहली बार चैन की नींद सो पाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि राजा जी नशे की हालत में दूसरे कमरे में पड़े हुए थे। सुबह में राजा जी को रेखा उठाती है। रेखा उठा रही होती है, तभी राजा जी रेखा की हाथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन रेखा अपनी हाथ को छुड़ाकर यहाँ से भाग निकलती है। अब राजा जी के इरादे रेखा के प्रति सही नहीं लग रहे थे, वहाँ रेखा से अपने पैर दबवा रहे थे। अब उनकी नीयत भी फिसलने लगी थी। वहाँ रेखा के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर उनका बेटा अंकुश चला आता है जो कि उन्हें कोई बुला रहा था, इसलिए वहाँ बाहर उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर अंकुश रेखा के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसीलिए वहाँ अपने माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं इंग्लैंड जाकर बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, अब किसी भी तरह कर इंग्लैंड जाकर ही रहूंगा। अब हम लोगों को रात के वक्त को दिखाया जाता है जहाँ पर दिव्यानी सो रही होती है और बगल के कमरे से किसी की इंटीमेट होने की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर दिव्यानी पूरी तरह समझ चुकी थी कि रेखा और राजा जी दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। यहाँ पर दिव्यानी काफी ज्यादा खुश थी, और खुशी का कारण ये था कि दिव्यानी के माँ के कोठे पर जिस लड़की को बीमारी लगी थी वो कोई और नहीं, रेखा ही थी। इसका मतलब ये है कि अब ये बीमारी राजा साहब को भी लग जाएगा, और इसी को सोचते हुए दिव्यानी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वहाँ आज के बाद से अब चैन से सो पाएगी। तभी दिव्यानी की नजर पड़ती है बरामदे पे, जहाँ पर उसका पति सूरज सिंह नशे की हालत में धुत गिरते पड़ते आ रहे थे, जिससे दिव्यानी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वहाँ काफी ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि कमरे के अंदर रेखा के साथ मेरे पति राजा जी नहीं बल्कि मेरा बेटा अंकुश है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।